हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड 517। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो और बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था चुकिन-चैन जूफेन के बारे में बता रही थी, और जब सोंगर और योंगनिंग चुकिन-चैन से जूफेन के बारे में इतना सब कुछ जानती तो वो लोग शर्म से अपना सर नीचे कर लेती क्योंकि जूफेन के बारे में उनको भी इतना सब कुछ नहीं पता जितना चुकिन-चैन जूफेन के बारे में जानती थी। और वो लोग सोच रही थी कि उन्हें जूफेन के साथ रहने का क्या ही अधिकार है। जो यंग मास्टर था वो बहुत लंबे समय से अपने दांतों को पीस रहा था, और जो वो दोनों लड़कियां थी योंगनिंग और सोंगर, उनके पास भी जूफेन की बहुत सारी यादें और वो लोग भी जूफेन को इतनी आसानी से नहीं भूल सकती थी। पर अब इनके चांसेस के बारे में कहने को क्या ही रह गया है। और फिर तभी जी टियानसिंग जो होता है वो कहता है मैं देख रहा हूँ, इसीलिए एडिफस लॉर्ड चू, इसीलिए आप उसके पास ज्यादा नहीं जाती और उससे ज्यादा नहीं चिपकती क्योंकि आप उस पर कम्प्लीटली ट्रस्ट करती हो। पर जूफेन को देखने से ऐसा लगता है कि वो हमेशा ही दर्द में रहेगा। और वैसे कौन सा पाथ ज्यादा इम्पोर्टेंट है, डिमोनिक पाथ या फिर लव, और ये उसका आखिरी ट्रायल होगा। और मैं होप करूंगा कि वो जल्दी से ओवरकम करे और जल्दी से स्ट्रॉन्गर और इसीलिए मैं उसे हमेशा से फॉलो करके अपने गोल्स को फॉलो कर रहा हूँ। और फिर यहीं पे सीन कट होता है, हमें मिस्टिकल हेवन सेक्ट के आउटसाइड कोर्टयार्ड की तरफ दिखाया जाता है। उस कोर्टयार्ड के कॉर्नर पर एक टॉल इंसान खड़ा हुआ जो कि जूफेन खुद था। और जब जी टियानसिंग यहाँ से गया था चुकिन-चैन से मिलने के लिए अंदर, तब से ही जूफेन यहाँ पर 6 घंटों से खड़ा हुआ है। और जूफेन ये चाहता है कि जल्दी से जी टियानसिंग वहाँ से बाहर आए और उसे चुकिन-चैन की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे कि चुकिन-चैन ठीक है या नहीं। और फिर तभी वहाँ पर कोई और आता है और वो बहुत ज्यादा फेमिलियर टोन में कहता है, और उसके वहाँ पर आने से अल्कोहल की स्मेल चारों तरफ फैल गई थी। और फिर वो हंसते हुए कहता है तुम बस उसे जाने देना नहीं चाहते हो, है ना, मैंने सही कहा ना। और जब जूफेन पीछे की तरफ देखता है तो वो देखता है कि वो और कोई नहीं, वो शराबी होता है डैंकिंग सेन, जो कि जूफेन की तरफ ही देखकर स्माइल कर रहा होता है। और फिर जो जूफेन होता है उन्हें देखकर कहता है सर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। और फिर डैंकिंग सेन हंसते हुए कहता है मैंने तुमसे पहले ही कहा था इस लैंड में ऐसी कोई जगह नहीं जो मुझे रोक सके और जहाँ पर मैं जा ना सकूं, और मैं जहाँ भी चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ। और क्या तुम्हें पीछे से आने वाले लोगों से प्रॉब्लम है? और फिर तभी जो जूफेन होता है वो कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं, जो आपका मन चाहे वो करो आप। और फिर जो डैंकिंग सेन होता है वो कहता है आखिरकार लव इस वर्ल्ड में क्यों एग्जिस्ट करता है, जिससे कि लोगों को लाइफ की मीनिंग के बारे में पता चल सके। और बच्चे अगर तुम इस लड़की को चाहते हो तो उसे ले लो, और इसमें प्रॉब्लम की क्या बात है। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो कहता है सीनियर प्लीज आप मजाक मत करो, और आप भी जानते हैं कि ये मेरा रास्ता नहीं है। और डैंकिंग भी अपना सर हिलाते हुए कहता है हाँ तुम थोड़ा सही भी हो, और इसका मतलब ये है कि तुम थोड़े चंचल हो। मतलब आपकी 2 लड़कियां थी और अब ये तीसरी है, मतलब आपके पास अब 3 लड़कियां हैं और तुम उन्हें डिजर्व नहीं करते हो। और तुम उन बैचलर्स के बारे में क्या सोचते हो, उनके लिए भी कुछ छोड़ दो। और फिर जूफेन कहता है सीनियर प्लीज आप मजाक मत करो, आप भी जानते हो मेरा मतलब क्या है। मैं चलता हूँ डिमोनिक पाथ पे, जो कि एक मरा हुआ रास्ता और भरा हुआ है क्रुएल्टी और बिना इमोशंस के। और आखिरकार मैं कैसे ही अपने आप को इमोशंस में बहने कैसे दे सकता हूँ, और अगर मैं ये ऐसा करता भी हूँ तो वो मुझे ही हार्म करेगा, और मुझे तो हार्म ही करेगा और उल्टा उससे भी हार्म करेगा, तो फिर मैं ऐसा क्यों ही करूँ। और फिर जो डैंकिंग सेन होता है वो भी जूफेन को थोड़ी देर देखने के बाद कहता है अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो फिर तुम यहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहे हो, और अगर तुम अपने आप को अंदर से मार चुके हो और अपने सारे इमोशंस को मार चुके हो तो तुम यहाँ बाहर खड़े होकर कर क्या रहे हो, और यहाँ पर बस खड़े होके खिड़की से उस लड़की को देख और आखिरकार इसका मतलब है क्या। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो कहता है सीनियर आप सही हो, पर जब से ये सब कुछ हुआ मैं बस उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता और उसे ऐसे ही जाने नहीं दे सकता था, और मैंने कभी किसी का एहसान नहीं माना, मैंने केवल दूसरों का एहसान माना। और अगर किसी समय मैंने किसी का एहसान मान लिया तो फिर उसे चुकाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और फिर जो डैंकिंग सेन होता है वो हंसते हुए कहता है एक स्टोरी, मुझे स्टोरी सुनना बहुत पसंद है और यहाँ पर आओ मुझे जल्दी से बताओ, और शायद मैं उसे सुनकर तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प कर सकूं। और फिर जो जूफेन होता है वो अपनी स्टोरी नरेट करने लगता है डैंकिंग सेन के सामने। सबसे पहले जूफेन 7 हाउसेस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बताता है, एसोटेरिक डिबेट, और जूफेन ने उसको सब कुछ बता दिया था, हर एक डिटेल जो उसे बतानी चाहिए थी। और जूफेन दोबारा से कहता है निंगर को सेव करना वही मेरी प्रॉब्लम थी, उसका इसमें कुछ भी लेना देना नहीं था। और आखिरी में उसे मजबूर होना पड़ा मिस्टिकल हेवन सेक्ट में जाने के लिए ताकि मैं निंगर को बचा सकूं। और मुझे ये भी नहीं पता था कि उसे किस तरह की शर्तें माननी पड़ी, और मैं नहीं जानता कि मैं उसके एहसान का बदला कब चुका पाऊंगा। और अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। और ये सब सुनकर जो डैंकिंग सन थे वो भी सीरियस हो गए। और डैंकिंग सन कहता है वास्तव में वो एक अजीब लड़की है और उसने तुम्हारे दोस्त को बचाने के लिए उसने अपने आप को फंसा लिया। और अब मुझे समझ आया कि जब लूसी ने उस पर हमला किया था तो तुमने उस समय पर ऐसा माना था कि मानो वो
हमला तुम्हारे किसी दोस्त के ऊपर हो रहा हो और ये तुम्हारे ऊपर एक भारी कर्ज है। और ये सब सुनने के बाद अब सिर्फ मैं एक ही रास्ता देख पा रहा हूँ कि तुम्हें उसे अपना दिल और आत्मा दे देनी चाहिए। और फिर जो जूफेन होता है वो कहता है, हे सीनियर, मैं एक डिमोनिक कल्टिवेटर। और फिर जो डंकिंसन होता है वो कहता है, हाँ वही तुम्हारी खिसी पिटी बात। और फिर जो डंकिंसन होता है वो दोबारा से कहता है, लड़के भले ही मैं एक डिमोनिक कल्टिवेटर नहीं और मैं भले ही तुम्हारे रास्ते को ना समझ पाऊँ, पर सारे पाथ ही सच्चाई की तरफ जाते हैं जिसे द डाउ कहते हैं। और बस मुझे इतना ही पता है। और तुम्हें इस इमोशनलेस और क्रूएल पाथ में तुम्हें सबसे पहले फील करना चाहिए और फिर तुम्हें अपने इमोशंस को नष्ट करना चाहिए। और आखिरकार तुम किसी चीज को कैसे ही नष्ट कर सकते हो जब तक कि तुम्हारे साथ वो हुआ ही ना हो। और हम लोग जैसे जो राइटियस कल्टिवेटर होते हैं जो कि परस्यू करते हैं जस्टिस को। और फिर डंकिंसन दोबारा से कहता है, लड़के तुम्हारे अराउंड बहुत सारी लड़कियां और मुझे लगता है कि तुम उस लड़की के लिए सीरियस हो, पर तुम्हारी स्टोरी सुनने के बाद मेरे दिमाग में एक दूसरा ख्याल भी आ रहा है। और क्या तुम मुझे उसके बारे में बता सकते हो? क्या तुम उसके लिए गिल्टी फील करते हो या फिर ये सही में लव है? और फिर जो जूफेन होता है वो अपने सर को हिलाते हुए कहता है, मुझे नहीं पता। और फिर जो डंकिंसन होता है वो हंसते हुए कहता है, तुम अभी भी नेव हो। और फिर डंकिंसन दोबारा से अपने सर को हिलाते हुए कहता है, चलो अब मुझे तुम्हें पढ़ाने दो, मुझे तुम्हें सिखाने दो। और अब तुम अपनी आंखों को बंद करो और रिकॉल करो, याद करो ब्लिस और हैप्पीनेस के परफेक्ट मूवमेंट्स को जो तुम्हारे साथ पास्ट में हुए। और जूफेन भी रिलैक्स होकर एकदम वैसा ही करता है जैसा जैसा डंकिंसन बता रहा था। और इस समय उसका माइंड एकदम शांत था और पुरानी मेमोरीज को याद कर रहा था। और फिर जूफेन वो सब करने के बाद डंकिंसन से कहता है, मेरे पास सिर्फ 2 पीसफुल मेमोरीज हैं। एक मेमोरी एल्बिस्ट माउंटेन रेंज की है, निंगर और जी टियान सेंग के साथ। और फिर जो डंकिंसन होता है वो हंसते हुए कहता है, 3 लोगों की खुशी, पर ये तुम्हारे प्रीशियस फ्रेंड के सामने कुछ भी नहीं है। और 3 लोगों में रहना कोई भी हैप्पीनेस वाली बात नहीं है। और उनमें से एक फ्रेंड हमेशा ही थर्ड व्हील करता है और उनमें से दूसरा तुम्हारे घर को गिरा देगा। और फिर दोबारा से डंकिंसन जूफेन से पूछता है, कितने? फिर जो जूफेन होता है वो कहता है 2। और फिर डंकिंसन दोबारा से कहता है, मैन और वुमेन। और फिर जूफेन दोबारा से कहता है, वुमेन। और फिर डंकिंसन शाउट करते हुए कहता है, वो कौन है? और फिर जो जूफेन होता है वो अपनी आंखों को खोल देता है और इस टाइम पर जूफेन का फेस ग्रेव हो चुका था। और फिर जो डंकिंसन होता है वो हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, ये एक वही है जहाँ तुम्हारा दिल है, भले ही ये लड़की वो हो या ना, और ये तो तुम्हारा दिल ही बता सकता है। और डंकिंसन जो होता है ये हंसते हुए वहां से चला जाता है। और जूफेन इस टाइम पर यहाँ पर अकेला था। और जूफेन अपने मन में कहता है, आखिरकार मुझे अब क्या करना चाहिए? और फिर 3 दिनों बाद हमें जूफेन को दिखाया जाता है जो कि एक कमरे में बैठा होता है और उसको देखने से ऐसा लग रहा था कि मानो कि वो बहुत ज्यादा ही गहराई में सोच रहा है और वो चू किन चैन के बारे में ही सोच रहा था। और 3 दिन पहले जो जी टियान सिन था वो बाहर आया था और जूफेन को उसने सब बता दिया था कि वो ठीक हो चुकी है चू किन चैन। और बट जूफेन इस समय अपनी फीलिंग्स के बारे में सोच रहा था। और दूसरी तरफ जो मिडिल 3 सेक्ट का स्टेज था वो भी रेडी हो चुका था। जो फिंडियन था वो अपने सारे डिसिपल्स को लेकर मिडिल 3 सेक्ट के मैचेस को देखने गया और जो जूफेन था यहाँ पर इस रूम में अकेले बैठा हुआ था। और जूफेन बहुत ज्यादा सोचने के बाद एक डिसीजन लेता है कि जो हो रहा है वो फ्लो के साथ होने दो और आगे जो होगा देखा जाएगा। और फिर बाहर कोर्टयार्ड से एक आवाज आती है और वो आदमी कहता है, मुझे नहीं लगता कि हम मिडिल 3 सेक्ट की फाइट्स को भी पास कर पाएंगे। और ये आवाज और किसी की नहीं होती है, फिंडियन की। और फिर जो फिंडियन होता है वो दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाता है। और अंदर आने के बाद फिंडियन कहता है, अरे लड़के, क्या तू सोने के अलावा और कुछ नहीं जानता? और तुम्हारे मरने के बाद तुम्हें वो नींद मिल जाएगी और हमारे पास चिंता करने के लिए और भी बहुत सारी चीजें। और फिर दोबारा से फिंडियन कहता है, क्या तुम्हें कुछ जल्दबाजी? क्या हम कल मिडिल 3 सेक्ट को चुनौती नहीं दे रहे हैं? और क्या हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे? और फिर जो जूफेन होता है वो कहता है, लीव योर। और फिर जो फिंडियन होता है वो कहता है, क्या तुम मिडिल 3 सेक्ट के स्टेज को देखने नहीं आए थे? क्या तुम्हें पता है मिडिल 3 सेक्ट की फाइट्स कैसे खत्म हुई थी? और फिर जो जूफेन होता है वो कहता है, मुझे नहीं जानना। और फिर जो फिंडियन होता है बहुत ज्यादा गुस्से में कहता है, तुम भी इतने ज्यादा रिलैक्स नहीं होते अगर तुम देखते वहाँ पर क्या हुआ। और मैं शर्त लगाता हूँ जब तुम सुनोगे कि वहाँ पर क्या हुआ तब तुम मुझसे भी ज्यादा परेशान हो। और फिर वो बताते हुए कहता है कि जो स्वॉर्ड गॉड सेक्ट है उसके जो 10 डिसिपल हैं वो इथेरियल स्टेज में है और तुम्हारे ओल्ड फ्रेंड जी टियान सेंग को जोड़। और फिर जो जूफेन होता है वो भी अपने ओल्ड फ्रेंड को रिकॉल करता है और कहता है, हाँ सही कहा, मैंने भी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था जब वो यहाँ पर आया। और जब तुमने अब उसे मेंशन किया उसका ऑरा उसे प्लेस करता है इथेरियल स्टेज और वो हमेशा ही मार्शल फेनेटिक में रहना चाहता था, एक जीनियस कल्टिवेटर बनके। बट वो इतनी जल्दी इथेरियल स्टेज में इंटर करके मेरी भी एक्सपेक्टेशन को तोड़ दिया और मिडिल 3 सेक्ट जरूर ही रीच होगा और इसके लिए उन्हें कांग्रेचुलेशन। और फिर जो फिंडियन होता है वो जूफेन के इस बिहेवियर को देखते हुए कहता है, तुम हमारे लीडर और क्या
क्या तुम्हें इनमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा? और जो स्वर्ड गॉड सेक्ट की लाइनअप वो इतनी स्ट्रॉन्ग है जैसे कि सुपीरियर 3 सेक्ट की होती है। और क्या तुम्हें पता है उन्होंने मैचेस में कैसे फाइट? उन्होंने सभी की सभी फाइट्स जीत ली। और जो डीमन सोल सेक्ट और हेवन ट्रेलिंग सेक्ट इन्होंने एक भी मैच नहीं जीता। और फिर जो जू फैन होता है उसकी तरफ क्यूरियोसिटी के साथ देखता है और कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग। और फिर जो फिंडियन होता है वो स्वर्ड गॉड सेक्ट के बारे में और बताते हुए कि जो स्वर्ड गॉड सेक्ट है ये हमेशा ही टॉप में रहा है मिडिल 3 सेक्ट के, और जो दूसरे सेक्ट थे वो भी ज्यादा दूर नहीं थे। और उन्होंने जरूरी तुम्हारे लिए भी कुछ रखा हो, और यही मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है और हमें अब बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। और जो जूफिन होता है वो भी थोड़ा सीरियस हो जाता है और जूफिन कहता है अब हमें ना हारने के लिए मुझे अपने स्ट्रेटजीज को बनाना होगा। और जो फिंडियन होता है ये सब सुन के उसकी भी आंखें चमक जाती हैं। कहता है क्या तुम्हारे पास कुछ ऐसा अगर हो तो मुझे भी बताओ। और फिर तभी जो जू फैन होता है वो कहता है हम उनसे फाइट ही नहीं करेंगे, और अगर फाइट नहीं करेंगे तो उनसे हारेंगे भी नहीं, और बस हमें मिडिल 3 सेक्ट में आना होगा। और ये सब सुन के जो फिंडियन था वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और उसकी आंखें गुस्से से बहुत ज्यादा जलने लगी। और फिर वो बहुत ज्यादा गुस्से में कहता है इससे अच्छा ये होगा कि हम लोग ऐसे ही नहीं हार मान। और वो कौन था जिसने कहा था कि हम मिडिल 3 सेक्ट से फाइट करेंगे? और ये तुम ही थे जिसने ये सब बातें कही थी। और अब जब स्वर्ड गॉड सेक्ट तुम्हारा रास्ता रोक रहा है तो अब आप कुछ भी नहीं करना चाहते। और जब फिंडियन ये सारी बातें कर रहा था तो वो बस टहल रहा था इधर से उधर। और इस समय जू फैन के पास चिंता करने के लिए और भी बहुत सारी चीजें थी, जैसे कि उसके अपने खुद के मामले, और उन्हें डीमन स्किमिंग सेक्ट की भी ज्यादा परवाह नहीं थी। और मिडिल 3 सेक्ट में ही पहुंचना वही उसके लिए इनफ था कि वो जीवुये की डिमांड को फुलफिल कर सके, और उसकी जीवुये के साथ बार्गेनिंग जो होगी वो एंड हो जाएगी, और फिर जो जू फैन होगा वो फ्री हो जाएगा। और फिर तभी वहाँ पर जो क्विलेंग होता है वो आता है और वो कहता है स्टीवर्ट, जू फैन और वेनरेबल जो हेवन ट्रेलिंग सेक्ट है वो आपसे मिलने के लिए आया। और जब क्विलेंग ने यहाँ पर इंटर किया और फिर तभी जो फिंडियन होता है वो जू फैन की तरफ देखते हुए कहता है हम लोग यहाँ पर बहुत लंबे समय से, और वो तब हमसे एक बार भी मिलने के लिए नहीं, और आखिरकार अब वो हमसे मिलने के लिए क्यों आए हैं। तो ये वाला एपिसोड आज यहीं खत्म होता है और कल 20 मिनट की वीडियो आ जाएगी। और आज मुझे थोड़ा सा काम है इसीलिए आज 15 मिनट की वीडियो नहीं आ पाई, तो कल मैं 20 मिनट की वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए। और जिन लोगों ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो।